गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक आज है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। तो मानव पाचन तंत्र को हम लोग बहुत शॉर्टकट में पढ़ेंगे, ओवरऑल समरी। तो आइए चलते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। स्टेप ऑफ डाइजेशन मतलब पाचन में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, पाचन कितने चरणों में पूरा होता है। ठीक है, पहला लिखा है इंजेशन। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड, मतलब भोजन का अंदर लेना, पहला चरण। ठीक है सर। दूसरा है डाइजेशन, मतलब ब्रेकिंग ऑफ फूड पार्टिकल को जो हम लोग बड़ा कोई टुकड़ा खाने का खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, इसको कहते हैं डाइजेशन, मतलब बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तीसरा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड इनटू ब्लड। जो हमने खाना खाया है, डाइजेस्ट हुआ है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा, तो उस खाने जो डाइजेस्ट हुआ उससे जो उसमें जो न्यूट्रिएंट है उसका ब्लड में इस्तेमाल होना है, ब्लड को एब्जॉर्ब करना, मतलब उस भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व है उनको ब्लड में मिलना है, ब्लड में जाना। एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब होना। फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब मीन्स होता है यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय सेल्स। जो हमारा फूड जो ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ है उसका सेल्स, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके द्वारा उसका इस्तेमाल करना है एनर्जी के लिए, इसको एसिमिलेशन कहते हैं। और फिफ्थ स्टेप कहलाता है इजेशन। इजेशन मींस आउटटेक ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब शरीर से जो अपचित भोजन है, जो बचा हुआ कचरा बचा हुआ शरीर में, अपचित भोजन जिसको हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं है शरीर में, उसको शरीर से बाहर निकालना, मतलब मल त्याग करना, स्टूल पास आउट करना। तो 5 स्टेप होते हैं डाइजेशन के। इंजेशन अंदर लेना भोजन को, डाइजेशन भोजन को तोड़ना, उसका पाचन करना, तीसरा एब्जॉर्ब करना ब्लड में, चौथा एसिमिलेट करना मतलब न्यूट्रिएंट को यूज करना ब्लड के सेल्स के द्वारा, उसके बाद इजेशन, मतलब 5 स्टेप में हमारे जो डाइजेशन होता है 5 चरणों में पूरा था, वो 5 स्टेप्स ही हैं। अब आइए जानते हैं डाइजेशन होता कैसे। देखिए, जो फूड होता है, फूड को देखिए हमने तीर बना के, फूड इनटेक इन ओरल कैविटी। जो हमारी ओरल कैविटी मतलब, ओरल कैविटी मतलब मुख गुहा, जो हमारा मुख का गुहा है, जिसके अंदर तालू है, जीभ है, दांत है, मुख गुहा के अंदर ये सब पार्ट है। तो फूड को हमने मुंह के अंदर लिया, इनटेक इन ओरल कैविटी। उसके बाद में क्या हुआ, देखिए लिखा था मैस्टिकेशन मींस चूइंग, पहले हमने उसको चबाया, मतलब भोजन को जब मुंह से लेंगे तो सर्वप्रथम पाचन कहां से प्रारंभ हो जाता है? मुंह से प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले इसको हम क्या है, चबाएंगे। चबाएंगे किसके द्वारा? टीथ के द्वारा, दांत के द्वारा। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर, कृंतक, रंधक, छेदक और अग्रचवर्णक और चवर्णक, है ना। तो उन दांत के द्वारा हम लोगों ने भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। उसके बाद में क्या हो गया, काटने के बाद में फूड प्लस सलाइवा, मतलब जो फूड के पार्टिकल जो हैं उसके साथ में सलाइवा मिक्स, मतलब लार मिली। और इसको फूड में जब सलाइवा मिल जाती है, मतलब भोजन को मुलायम बनाना। भाई हमारे अंदर के अंग जो है बहुत ज्यादा कोमल है, तो अगर ठोस भोजन हम लोग लेंगे तो हमारे अंग को अंदर चोट लग सकती है ना, हानि पहुंच सकती है। इसलिए उस भोजन को मुलायम, तो मुलायम भोजन क्या कहलाता है? बोलस। उस मुलायम मतलब जब हम भोजन के टुकड़े में जब लार मिल जाती है तो वो मिला हुआ जो पार्ट होगा, मतलब लार प्लस भोजन, क्या कहलाता है एक साथ? बोलस। इसका पीएच कितना होता है? 6.8। अगर इसकी पावर ऑफ हाइड्रोजन उस दिन बात करें, बोलस का पीएच कितना होगा? 6.8 होगा। अब जब भोजन बोलस मतलब मुलायम हो गया, अब उसको अंदर जाना है। अंदर जाएगा किसके द्वारा अंदर जाएगा? ईसोफेगस, आहार नाल जिसको कहते हैं। क्या होगा? स्वेलोइंग होगा। स्वेलोइंग को डिग्लूशन भी कहते हैं। स्वेलो मतलब घूटना, है ना। भोजन को हमने अंदर घूटा, किसके द्वारा? ईसोफेगस। देखिए तीर बना, ईसोफेगस के द्वारा। इसको फूड पाइप या आहार नाल भी देखिए कहते हैं। इसमें क्या, हमारे फूड पाइप में एक मूवमेंट होती है, एक भोजन एक चरण में, एक स्टेप में एक मूवमेंट करते हुए जाता है, उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। आप लोगों ने बुक्स में लिखा होगा ईसोफेगस में जो फूड होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हुए गुजरता है। अब वो ईसोफेगस किससे जुड़ी हुई होती है? स्टमक से जुड़ी होती है, पेट से जुड़ी होती है। पेट जो होता है वो जे आकार का होता है। आगे चल के जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको हम डायग्राम दिखाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे वो ईसोफेगस किससे जुड़ी होती है? पेट से जुड़ी होती है। पेट में जाएगा भोजन, कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा। अब पेट में जाएगा, पेट में जाने के बाद में मतलब पेट में क्या गया है? बोलस गया। भाई बोलस ही तो क्या है। अब वो पेट में गैस्ट्रिक जूसेस बनते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस पेट में मिलते हैं, उस बोलस का गैस्ट्रिक जूसेस, मतलब हमारे पेट के अंदर कुछ जूस सीक्रेट होते हैं जो भोजन का पाचन करवाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में पाया जाता है ना। बहुत सारे अन्य डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो उन सबको एक साथ में गैस्ट्रिक जूस करते हैं। मतलब उस बोलस में जब गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है तो गैस्ट्रिक जूस मिलने के बाद आगे की घटना क्या होती है? ये देखिए इधर लिखी हुई है काइम।
मतलब जब बोलस में जब गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है तो अब उसको हम बोलस ना कहेंगे, क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। और ये काइम कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि हमने आपको बताया था गैस्ट्रिक जूस में मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो अब वो जो भोजन है, बोलस है, उस बोलस को हम लोग क्या कहेंगे, काइम कहेंगे, जो कि इसका पीएच कितना होता है 1.5, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक। एसिडिक क्यों होता है, दो कारण हो गया। आप किसी भी चीज पे अगर एसिड डालेंगे तो क्या वो चीज टूट जाएगी, मतलब छोटे छोटे रूप में और टूटेगी, डाइजेशन होगा। दूसरा चीज, अगर आपने जो कोई भोजन खाया उसमें अगर कोई भी रोगाणु है, कोई जीवाणु है, कोई विषाणु है, तो वो उसकी मृत्यु भी हो जाएगी, है ना। मतलब सेफ्टी भी है आपकी, और साथ साथ में क्या है, डाइजेशन। अब उसके बाद में जब हमारा काइम होता है, इसमें क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट होता है। हमारा पेट जब भोजन में पेट के अंदर जाता है वहां भी एक मूवमेंट होता है, जैसे ईसोफेगस में मूवमेंट होता है, उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। उसी तरीके से मूवमेंट होता है पेट के अंदर भी मूवमेंट होगा, इसको कहेंगे चर्निंग मूवमेंट। अब पेट के बाद में खाना जाना कहाँ होगा, आंत में जाएगा। तो पहले छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा। तो छोटी आंत मतलब छोटी आंत के पहले हिस्से में जाएगा, और छोटी आंत मतलब मींस स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में जाएगा, पहले पार्ट में जाएगा, जिसको ड्यूडेनम कहते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है ड्यूडेनम, दूसरा कहलाता है जेजुनम, और तीसरा कहलाता है इलियम। इलियम मतलब छोटी आंत का लास्ट पार्ट। तो छोटी आंत के बाद में क्या आएगी, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत मतलब इलियम जो होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन के बड़ी आंत से मिलेगा जाके, ध्यान से रखिए। तो भोजन अब कहां जाना है, ये फूड पार्ट के मींस काइम को कहां जाना है, ड्यूडेनम में जाएगा। ड्यूडेनम में, अब ड्यूडेनम में क्या गया था, काइम गया। देखिए ड्यूडेनम में क्या होता है, काइम प्लस पैंक्रियाटिक जूस यहाँ पे लिखा हुआ। देखिए ध्यान से देखिएगा, काइम में ड्यूडेनम मतलब छोटी आंत में जब जाएगा तो छोटी आंत के पास में यहाँ पे 2-3 अंग और होते हैं, जैसे पैंक्रियाज होता है, जिसको अग्नाशय कहते हैं, जहां से इंसुलिन हार्मोन निकलता है पैंक्रियाज। इसके अलावा अन्य भी हार्मोन्स निकलते हैं। और वहां पे एक और पाया जाता है गॉल ब्लैडर, जिसको पित्ताशय कहते हैं। गॉल ब्लैडर से भी जूस निकलेगा। तो अब जो काइम है वो छोटी आंत में मींस ड्यूडेनम में पहुंच चुका। ड्यूडेनम में उस काइम के साथ में और क्या क्या मिलेगा, पैंक्रियाटिक जूस मिलेगा, बाइल जूस मिलेगा, गॉल ब्लैडर से जो निकलेगा, और साथ में इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन भी अपना जूस का निर्माण करती है खुद का। ये सब ये जूस क्या है, पाचन करेंगे। मतलब भोजन में जो जैसे प्रोटीन है, फैट है, स्टार्च है, एमाइलेज, इन सब का पाचन कराएंगे, है ना। तो काइम के साथ में पैंक्रियाटिक जूस मिलता है, बाइल जूस मिलता है, इंटेस्टाइनल जूस मिलता है। तो अब ये जो काइम होगा, अब ये काइम नहीं कहलाएगा, क्योंकि अब जब तक ये एसिडिक था तब तक ये क्या कहलाया, काइम। अब ये बेस बन चुका, इसका पीएच जो है बदल गया, अब वो क्या कहलाएगा, काइल। अब इसका बेस कितना है, 7.8, मतलब स्लाइटली थोड़ा सा बेसिक, क्षारीय। अब एक काइम की जगह पे क्या कहलाएगा, काइल। मतलब जब वो आंत में पहुंचा तब वो काइम कहलाया, लेकिन आंत में पहुंचने के बाद में जब उसमें पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस मिला, अब वो एसिडिक होने के बजाय क्या हो गया, बेसिक। इसलिए अब इस काइम को हम लोग क्या कहेंगे, काइल कहेंगे, सी काइल। अब जो काइल होगा ये एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होना चालू हो जाएगा। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, मतलब हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने लगेगा, उसका पाचन हो चुका है, एब्जॉर्ब होगा। और वही एब्जॉर्ब होने के बाद में ब्लड हमारे अन्य ऑर्गन में बांटेगी न्यूट्रिशन को। तो एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जब एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड ट्रेवल इन हेपेटिक पोर्टल वेन। यहां से देखिएगा, जब एब्जॉर्ब हो जाता है जो हमारा न्यूट्रिशन है फूड से, जब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ब्लड में वो ब्लड से लीवर से होते हुए गुजरता है, लीवर से होते हुए, तो वहां पे एक लीवर में एक वेन जिसको कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक सब जो है लीवर से रिलेटेड है, तो हिपैटिक पोर्टल वेन से होते हुए गुजरता है। और हिपैटिक पोर्टल वेन से पहले गुजरेगा, फिर कहां पहुंचेगा, लीवर में या हिपैर। देखिए लीवर या हिपैर दोनों एक ही चीज है, मतलब यकृत। और लीवर को सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड भी, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर कहलाती है। अब देखिए लीवर और हिपैर में पहुंचेगा, तो हिपैर लीवर से कहां पहुंचना है, हार्ट में। लीवर से अब वो ब्लड क्या करेगा, ब्लड आपको पता है हमारे ब्लड क्या होता है, पंप को, मतलब रक्त को खींचता है और भेजता है। तो वो जो खींचेगा तो वेन जो है हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल से
हेपेटिक वेन से होते हुए ब्लड जाएगा और उसको जो हार्ट होगा उसको खींचेगा और क्या करेगा, पूरी बॉडी में भेजेगा। मतलब बॉडी के हर एक सेल, हर एक ऑर्गन और टिश्यू में न्यूट्रिएंट वो पहुंचेगा। लीवर या हेपायर से हेपेटिक वेन से होते हुए एब्जॉर्ब फूड इन हार्ट, जो फूड होता है वो हार्ट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, मींस ब्लड एब्जॉर्ब किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी, ये क्या होता है, जब हमारा ब्लड जो है, ब्लड में न्यूट्रिएंट मिल चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो चुका है, अब क्या करेगा हमारा हार्ट, जब ब्लड को खींचेगा तो उस फूड भी तो उसमें खींच रहा है, फूड मींस फूड में जो न्यूट्रिशन वो भी खींच रहा है। अब वो आपको पता है कि ब्लड जो हमारा हार्ट है हर एक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करेगा, तो जब ब्लड सप्लाई होगा, ब्लड के साथ साथ देखो कि ब्लड में तो ऑलरेडी न्यूट्रिएंट वो मिल चुका है, तो न्यूट्रिएंट भी सप्लाई होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब फैल जाता है या दिया जाता है टू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी। अब जानिए, जब हमारे बॉडीज ये सेल्स के ऑर्गन को ये मिल जाता है न्यूट्रिएंट, तो वो क्या करेंगे, हमारे ऑर्गन या टिश्यूज क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे एनर्जी के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। तो क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बॉडी सेल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। हमारी कोशिकाएं, ये बॉडी के अंग होते हैं, उस न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करते हैं अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस को, अपनी वृद्धि के लिए या रिपेयरिंग के लिए, है ना। अब क्या होगा, इस प्रोसेस को ही कहते हैं एसिमिलेशन। देखिए जब यहाँ पे एसिमिलेशन आपको ये दिखाया था, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय सेल्स, मतलब जो फूड या जो न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब हो चुका है हमारे रक्त में, उसका हमारे अंगों के द्वारा इस्तेमाल होना ही एसिमिलेशन कहलाता है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम बॉडी सेल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इज नोन एज एसिमिलेशन। अब क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो बचा हुआ फूड है जिसका हमारे बॉडी को कोई यूज नहीं है, है ना, जो रफ पार्टिकल है, और अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड आउट फ्रॉम एनस, गुदानाल, एनस को मतलब गुदानाल कहते हैं, और ये सब आता कहां पे, रेक्टम में जमा हो जाता है। रेक्टम मतलब एक थैली होती है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर पेशाब की थैली होती है, ऐसे अनडाइजेस्टेड मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो बचा हुआ भोजन है जिसका हमारे शरीर में कोई इस्तेमाल नहीं है, जो बेकार है हमारे शरीर के लिए, वो रेक्टम में आके जमा हो जाता है। रेक्टम एक बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट कहलाता है रेक्टम, मान लीजिए ये रेक्टम कहलाता है रेक्टम। उस रेक्टम में फूड एब्जॉर्ब होता है एनएस के जरिए, जिसको गुदानाल कहते हैं, उसके जरिए स्टूल के माध्यम से, लेटरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को कहलाते हैं इजेशन। इजेशन देखिए लास्ट टॉपिक है, इजेशन मींस आउटटेक ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब फूड का शरीर से बाहर निकलना इजेशन कहलाता है। एक चीज अच्छा हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे जब टीथ की बात आई है, देखिए टीथ मैंने यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, टीथ जो 4 प्रकार का, आई का मतलब इंसीजर, सी का मतलब कैनाइन, पी एम का मतलब प्रीमोलर, मतलब मसूड़े के आगे वाले छोटे वाले मसूड़े, और एम का मतलब मोलर। चाइल्ड में, छोटे बच्चों में 20 होते हैं, और एडल्ट में, एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। इसका फॉर्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए एक शॉर्टकट है याद करने का, आई लिखिए, सी लिखिए, पी एम लिखिए और एम लिखिए। मतलब आई का मतलब इंसीजर, इंसीजर मतलब वही आगे नोक वाले दांत, नोक वाले दांत, जो नोक वाले जो मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं। कैनाइन मींस काटने वाले दांत, जिससे काटा थे, जो खरगोश के दांत होते हैं। पीएम मतलब आगे वाले मसूड़े, और एम मतलब पीछे वाले मसूड़े। तो उसका फॉर्मूला देखिए, आपको याद करने का तरीका ये है, कैसे जानेंगे 20 और कितने दांत, कितनी संख्या होती किन दांतों की। तो आई लिखिए, सी लिखिए, पीएम लिखिए, एम लिखिए, ठीक है। अब इसके नीचे लिखिए 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 2 1 2 3, ठीक। ये जो हमने दांत लिखा है, ये हमारा पूरा मुंह है, मुंह की गुहा है, तो एक नीचे भी दांत जितने नीचे पाए जाते हैं उतने ऊपर पाए जाते हैं। तो हमने इसको हम अगर करेंगे तो 1/2 हो गया। अब 1/2 का भी अगर हम अपने 20 से ऐसे फाड़ दें तो 1/4 1/4 1/4 1/4, है ना। 1/2 का आधा कितना होगा, 1/4। तो हमने फॉर्मूला किसका लिखा है, 1/4 का ऊपर 1/4, अगर उसको 2 से गुणा कर देंगे तो 1 पूरा आ जाएगा। अब पहले इनको जोड़ लीजिए दांत, मतलब 2 1 3 3 2 5 और 5 3 8, मतलब ये कितने हो गया, 8 हो गया। नीचे भी ऐसे 3 2 5 3 8, दोनों को 2 से गुणा कर लीजिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो देखें 8 2 जा कितना हुआ 16, और नीचे भी कितना हुआ 8 2 जा 16, मतलब 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे, मतलब टोटल को जोड़ लें तो 32 दांत। वयस्क मनुष्य में कितने होंगे, 32 दांत। अब जानिए आई इंसीजर वाले दांत कितने होते हैं, इंसीजर वाले दांत कितने होंगे, ऊपर, सिर्फ ऊपर की अगर बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। काटने वाले दांत कितने होंगे, 2। पीएम कितने होंगे, प्रीमोलर 4, मोलर कितने होंगे 6, ठीक है। इनसे संख्या में इंसीजर 1/4 का फॉर्म। अगर यही चीज अगर हम बात कर लें छोटे बच्चे में, शिशु में, तो शिशु में फॉर्मूला बदलता है 2102 अपॉन
2102 मतलब शिशु के मुंह में प्रीमोलर नहीं होते, शिशु के मुंह में अग्रचर्वणक दांत नहीं होते, मतलब जो मसूड़े पीछे वाले हैं उनके आगे वाले जो मसूड़े होते हैं छोटे बच्चों के मुंह में जो प्रीमोलर दांत होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, छोटे बच्चे में प्रीमोलर दांत होते ही नहीं है ध्यान। तो अगर इनको हम जोड़ते हैं तो जोड़ी जगह इनका जोड़ देखिए क्या आएगा, 2 1 3 और 3 2 5 और नीचे भी ऐसा आएगा 5, ठीक है। तो 5 को इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10 विजय 10, मतलब छोटे बच्चे में 10 दांत ऊपर होते हैं और 10 दांत नीचे होते हैं, बड़े में कितने हैं तो 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे।